Hello students, this is video number 3 on game theory। इससे पहले मैंने बेटा आपको मैक्समिन और मिन मैक्स प्रिंसिपल पे एक वीडियो बना के समझा दिया और एक सेकेंड वीडियो में मैंने आपको रूल ऑफ डोमिनेंस सिखाया था। ठीक है, अब हम इन दोनों को वीडियोस को कंपाइल करते हुए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करेंगे दोनों रूल्स के ऊपर, मैक्समिन पे भी और रूल ऑफ डोमिनेंस पे भी इस वाले लेक्चर में। आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि इससे पहले की दोनों वीडियो सुन के आना बेटा, नहीं तो इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, दो क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ रूल ऑफ डोमिनेंस पे। ये थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व बाय द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ कि मैंने आपको शॉर्ट में बता रखा है कि कीप द बिगर रो विद अस एंड स्मॉलर कॉलम विद अस। ठीक है ना, कॉलम छोटे वाला रखना है, रो बिगर वाली अपने पास रखनी है। क्लियर? तो चलिए देखो, आप इसके अंदर कब क्या कोई ऐसी रो है जो किसी से बड़ी है या छोटी है। तो देखेंगे आप, R1 जो है 0 0 0 एलिमेंट है, तो वो सारों से छोटी तो बनी जाएगी ना। तो सपोज कर लो मैंने ले लिया R1 लेस देन R2। आप देख सकते हैं कि R1 के सारे एलिमेंट R2 से छोटे हैं। देख लो कॉरेस्पॉन्डिंगली, है ना। इधर 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 2, 0 लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन 2, लेस देन 1। ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो बड़ी रो अपने पास रखनी है, तो आई डिलीट R1। तो मैंने डिलीट कर दी रो नंबर 1। ठीक है, और देखिए किसी कॉलम को देखिए, देखो देखने से ही पता चल रहा है कॉलम 1 पे सारी एंट्री 4 है, तो कॉलम 1 एक्सीड कर रहा है कॉलम 2 से, क्योंकि कॉलम 2 के पास 2 3 3 है और कॉलम 1 के पास 4 है। तो आप देखो जरा, 4 इज ग्रेटर देन 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं बेटा। 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 3। तो मेरा कॉलम 1 ग्रेटर देन कॉलम 2 है फॉर ऑल दी एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो आपको पता है कि कॉलम हम हमेशा छोटे वाला अपने पास रखते हैं, तो C2 को अपने पास रख देंगे और C1 को डिलीट कर देंगे। तो मैंने C1 को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब बड़ा मैट्रिक्स है, मैं बार बार नहीं लिख रही, उसी क्वेश्चन में कटिंग कर रही हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, और देखो कहीं कोई किसी से रो या कॉलम एक्सीड कर रही हो, तो देखो मेरी नजर में C2 इज ग्रेटर देन C6। देखो अब जितना बच जाता है उतने को देखते हैं। C2 देखो, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। आप देख सकते हैं कि C2 का हर एलिमेंट C6 के हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बड़ा है। तो फिर से आप छोटे वाले कॉलम को अपने पास रखते हैं ना, तो डिलीट कर देंगे C2। ठीक है, तो मैंने C2 को डिलीट कर दिया। ठीक है बेटा, ये हो गया C2। और देखिए रो में या कॉलम में कुछ किसी से बड़ा है या छोटा है, तो आप देखो ध्यान से, R3 को देखें अगर हम, तो R3 R2 से बड़ी है। देखो 0 से बड़ा 1, 2 से बड़ा 3, 1 से बड़ा 2 और 1 के से बड़ा 2। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या लिख देंगे, R3 बड़ा आ गया मेरा R2 से। तो हमें रो हमेशा बड़ी वाली अपने पास रखनी होती है। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लो, कीप द बिगर रो विद अस एंड स्मॉलर कॉलम विद अस। ठीक है, तो मैं डिलीट किसको कर दूंगी, R2 को। तो ये लीजिए मैंने R2 को डिलीट कर दिया। और देखो जब तक ये 2x2 पे ना कन्वर्ट हो जाए तब तक आपको करते रहना है। ठीक है ना, 2x2 मैट्रिक्स में ना आ जाए। कॉलम्स में देखो C5 और C6 में लग रहा है कुछ बन जाएगा, है ना। तो देखो C5 जो है मेरा, C5 इज लेस देन C6 आ रहा है आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे बड़े वाले को, तो डिलीट C6। देख लो, आप देख सकते हो C5 और 6 में 2 इक्वल टू 2 है, 1 लेस देन 2 है, 2 लेस इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2। इक्वल टू का साइन भी चलता है, मैंने आपको सिखा रखा है। तो हमने इसको काट दिया। ठीक है ना बेटा, इससे पहले वाली दोनों वीडियोस देख लेना बेटा, नहीं तो समझ नहीं आएगा क्यों काट रहे। ठीक, और देखो कहीं पर देखो R5 जो है R6 से बड़ा है, देखो 3 से बड़ा 4, -2 से बड़ा -1 और 2 बराबर है 2 के। ठीक है ना, तो मैं इसको भी लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ R5 इज, नीचे लिख देते हैं, है ना, R5 इज ग्रेटर देन R6। सो डिलीट कर देंगे हम R6। ठीक है, तो डिलीट कर दीजिए R6 को। तो ये लीजिए R6 मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, अब मेरा कितना मैट्रिक्स बच गया, एक बार नीचे उतार लेते हैं, हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है ना, तो मेरा मैट्रिक्स बच गया है 1 3 2 7 -5 1 4 -1 2। ये है मेरा R3 R4 R5
और ये है C3, C4 और C5। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, देखो फिर से अभी कुछ बच रहा है क्या, क्योंकि अभी तो 2/2 में नहीं आया, तो अब मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, तो लेट अस यूज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस। तो देखो जरा C5, बेटा ये देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, चाहे मैं जल्दी लिख लेती हूँ, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो C5 इज ग्रेटर देन C3 प्लस C4/2। देखो जरा इनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से बड़ा है, देखिए C5 के एलिमेंट है 2, 1, 2। अब C3 और C4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिखो, 1 प्लस 3/2, 4/2 बराबर आ गया। ठीक है, 7 माइनस 5/2, 2/2 फिर से बराबर आ गया। 4 माइनस 1/2, 3/2 यानी कि 1.5, तो ये इससे बड़ा आ गया। ठीक है ना, तो C5 इज ग्रेटर देन द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ C5 इज ग्रेटर देन द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने यही बोला था एवरेज से बड़ा देख लिया करो, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ C3 एंड C4। तो हमें क्या करना होता है, डिलीट कर देंगे हम C5। ठीक है ना, C5 को डिलीट कर दिया, ये भी कट गया। अब हमारे पास कितना बच गया, 1, 3, 7 माइनस 5 उतार लेते हैं हम एक बार ना, 1, 3, 7 माइनस 5, 4 और -1। अब रोज में देखो कोई चीज एक्सीड कर रही है क्या, तो देखो जरा मेरी ये क्या है, R3, R4 और R5, और ये क्या है C3 और C4। तो आप देख रहे हैं कि R5 जो है उसको देख लेते हैं, R3 और R4 का कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है क्या, वो लेस या ग्रेटर या इक्वल टू कुछ बना रहा है, देख ले, कोई भी हो सकता है ना, लेस देन इक्वल टू। तो देखिए R5 है 4 और -1, R3 और R4 क्या है 1 प्लस 7/2। बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेते हैं, देखो ये 4 लिया है तो इससे ऊपर वाले 1 और 7, -1 लूंगी तो इसी से ऊपर वाले 3 और -5। ठीक है, तो ये बन गया 8/2 विच इज 4। ऐसे 3 माइनस 5/2 माइनस 2/2 विच इज -1, तो बराबर आ गया, बराबर भी चलता है आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे R5। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में सिखा दी है आपको, तो R5 को डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया। तो अब मेरे पास क्या बच गया, 1, 3, 7 -5, जो बच गया उसको लिख लिया 1, 3, 7 -5। यहाँ पे है मेरे पास R3, ये है R4, और ये क्या बचे हुए मेरे C3 और C4। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि हम इसको प्रोबेबिलिस्टिक तरीके से सॉल्व करेंगे एक्सपेक्टेशन निकाल के। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी ले ली x और इसकी ले ली 1 - x। लेट प्लेयर ए चूजेस R3 strategy with probability x and R4 strategy with probability क्या हो जाएगी, आपको पता है प्रोबेबिलिटी का टोटल x होता है 1 होता है, तो 1 - x। अब फॉर्मूला लगाएंगे, EX1 इक्वल टू EX2। ठीक है ना, मैट्रिक्स दोबारा लिख देती हूँ, 1, 3, 7 -5, ये x है, ये 1 - x है, बनाइए। देखो x इंटू 1 और 1 - x इंटू 7, x इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 - x, ऐसे इसको करो, x इंटू 3 और 1 - x इंटू दिस, तो 3x -5 1 - x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बेटा, अब आगे का काम तो बहुत आसान है, x प्लस 7 - 7x, 3x -5 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सॉल्व करिए, ये कितना आ गया -6x, और ये आ गया 8x, और यहाँ पे 7 भी है और यहाँ पे 5 भी है, तो 14x और इक्वल टू 12, तो x आ गया 12/14, 2 6 12, 2 7 14, तो 6/7। तो 1 - x कितना आ गया 1/7। तो प्लेयर ए की प्रोबेबिलिटी क्या स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी, देखो R1 कट गया था, R2 कट गया था, ठीक है ना, R3 मेरा 6/7 हो गई प्रोबेबिलिटी, R4 की ये हो गई, R5 भी कट गया था, R6 भी कट गया था। ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया मेरा ए का। अब वैल्यू ऑफ द गेम निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ द गेम किससे निकलती है, EX1 या EX2 किसी से भी निकाल लो। तो देखो EX1 क्या है मेरा, x प्लस 7 माइनस एक्स, x प्लस 7 1 - x, यही है। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है 7 - 6x, 7 - 6, x की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 36/7 हो गया, 49 हुआ ना, 49 में से 30 7
यही आंसर आ रहा है 13/7। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम आ गई 13/7। अब हमें किसके लिए गेम सॉल्व करना है? फॉर बी। ठीक है, मैंने ये सारा काम आपको इससे पहले वाली वीडियो में करवा रखा है बच्चों। तो बी के लिए मेरे पास क्या बचा हुआ है? 1 3। मैंने क्वेश्चन को दोबारा उतार लिया। अब बी का काम करना है तो इधर y और इधर 1 - y। ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे? E1y इक्वल टू E2y। तो करो बेटा, देखो ऐसे मल्टीप्लाई, y को इससे और 1 - y को इससे। तो y इंटू 1 प्लस 1 - y इंटू 3 इज इक्वल टू, ऐसे ही y को 7 से और 1 - y को इससे, तो 7y - 5 1 - y। ठीक है बच्चों, ये तो आती है सबको निकालनी। एक्सपेक्टेशन आप मतलब प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर से। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? सॉल्व कर लो। -2y + 3 और इधर से आ गया 12y - 5, तो ये बन गया 14y 8, तो y आ गया 8/14। तो 2 4 × 8 2 7 × 14। ठीक है, तो ये आ गया 1 - y आ गया 3/7। तो बी प्लेयर की क्या लिखेंगे आप? बी प्लेयर की प्रोबेबिलिटी क्या लिख देंगे? देखो, C1 कट गया था, C2 कट गया था, C3 मैंने y लिया, C4 मैंने 1 - y लिया था और C5 मेरा कट गया था, C6 भी कट गया था। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी आ गई आपकी बी। ठीक है, ये ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी किसकी आ गई? आपकी प्लेयर बी की। इसकी भी वैल्यू ऑफ द गेम आप निकाल सकते हो, सेम आ जाएगी। कितनी आ रही थी? 13/7। तो आप बोल सकते हैं कि उसने 13/7 रुपीज कमाए ए ने, तो बी ने 13/7 रुपीज खो दी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने डोमिनेंस रूल। ठीक बेटे, तो पहले वाली वीडियो भी देख लेना और ये वाली भी देखोगे तो डोमिनेंस अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मेरे पास 1-2 क्वेश्चंस और हैं अच्छे से, वो भी जरा हम ट्राई कर लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन, जरूर करने हैं बच्चों ये क्वेश्चन, द रेंज ऑफ, ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, CSI और UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो दैट विल मेक द पे ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन नोट कर लेना सभी बच्चे, A22 सैडल पॉइंट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है 2 10 4 4 7 P 7 Q 8। ठीक है, ये देखो बेटा, ये पे ऑफ मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसने कहा है P और Q पर क्या कंडीशन होनी चाहिए। डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ P एंड Q दैट विल मेक द पे ऑफ एलिमेंट A22। A22 मतलब जो सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, वो कौन सा एलिमेंट है? ये 7। ठीक है ना, जिस पर मेरी पेंसिल है, इस वाले 7 को सैडल पॉइंट बनाना है। ठीक है, अब सैडल पॉइंट मैंने आपको कैसे सिखाया हुआ है? सैडल पॉइंट निकलता है मैक्समिन और मिन मैक्स प्रिंसिपल से, तो हम अपना एज यूजुअल मैक्समिन प्रिंसिपल लगाना शुरू करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था मैक्समिन वर्ड है तो मैक्स को बाहर छोड़ दो और मिनिमम को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। ठीक है, और मिनिमम किसका लिया जाता है? हमेशा हर रो का मिनिमम लिया जाता है, तो आपने लिख दिया मिनिमम ऑफ ईच रो। सिखा रखी है ये बातें आपको पहली वीडियो में। तो अब फर्स्ट रो का हर रो का मिनिमम ले लो। देखो मेरी पेंसिल जाए वहां आ जाइए, फर्स्ट रो पे मिनिमम कितना है? 2 4 7 2। सेकेंड रो का मिनिमम 10 7 और Q। देखो बेटा, मुझे Q की वैल्यू तो अब मालूम नहीं क्या है। ठीक है ना, तो मैं अभी क्या करूंगी, इस P और Q को ना थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो कि ये है ही। तो 10 और 7 में मिनिमम क्या है? 7। और 4 P और 8 इनमें मिनिमम क्या है आपका? P को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 4। ठीक है ना, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि क्या आएगा, P की वैल्यू क्या है, हमें तो उसके ऊपर कंडीशन निकालनी है। अब इनका मैक्सिमम बताओ कितना आ रहा है? 7। ठीक है, अब ऐसे ही निकालो मिन मैक्स। तो मिनी मैक्स ऑफ AIJ, ये क्या होगा? मिनिमम बाहर रह गया, मैक्सिमम अंदर चला गया। मैंने क्या बताया? मैक्सिमम किसका लेते हैं? हर कॉलम का लेते हैं। सो मैक्सिमम ऑफ ईच कॉलम, तो क्या आ जाएगा? हर कॉलम का मैक्सिमम। देखो पहले कॉलम का मैक्सिमम कितना है? 2 10 4 में 10। सेकेंड कॉलम का मैक्सिमम है देखो 4 7 और P की वैल्यू अभी मालूम नहीं है, तो 4 और 7 का ही ले लो, 7। अब थर्ड वाले में देखो 7 Q और 8, क्या मैक्सिमम है इनके अंदर? Q को अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 8। ठीक है, ये आ गया। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम क्या लेना है? मिनिमम लेना है ना, तो मिनिमम क्या है इनका? 7।
देखो उसने भी मुझे यही कहा है कि सैडल पॉइंट मेरा जो है A22 पे एग्जिस्ट करना चाहिए, और A22 क्या है मेरा 7, तो मेरा आ भी रहा है, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगी कि मैक्स मिन इक्वल टू मिन मैक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ द गेम इक्वल टू 7, और ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं, इसका मतलब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब देखो ये सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कहाँ पर कर रहा है, ये 7 कौन से वाला है, ये वाला 7 है ना। अब खुद सोचो कि ये 7 कब आएगा। देखो इधर जब मैंने मिनिमम लिया इसमें, पहले मैंने मिनिमम ऑफ ईच रो में 7 लिखा था ना, ये 7 इसमें से आ रहा था ना, 10 7 क्यू में से आ रहा था, क्योंकि सेकंड रो के मिनिमम में मैंने 7 लिया था और क्यू को इग्नोर कर दिया था। अब खुद सोचो 7 को मिनिमम बनाना है तो क्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, तभी बनेगा ना, ठीक है। अगर इस वाले 7 को आप वो बनाना चाहते हो अपना, इस वाले 7 को आप अपना क्या बनाना चाहते हो, सैडल पॉइंट बनाना चाहते हो, तो 10 7 और क्यू में मिनिमम किसको बनाना है, 7 को। तो वो 7 कब मिनिमम बनेगा, जब क्यू इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, तब भी आ जाएगा 7, है ना। तो मेरी क्यू पर क्या कंडीशन आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब पी के ऊपर कंडीशन देखते हैं। देखो जब मैंने कॉलम में लिया, कॉलम में मेरे को क्या लेना था, यहाँ पे देखो जहां मेरी पेंसिल है, मैक्सिमम ऑफ ईच कॉलम। तो जब मैंने सेकंड कॉलम में मैक्सिमम लिया था 4 7 और पी में, तो मैंने 7 को मैक्सिमम ले लिया था पी को इग्नोर करके। अब आप खुद सोचो 7 को मैक्सिमम बनाना है तो पी पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, पी इससे छोटा होना चाहिए ना 7 से। तो हमने क्या लिख दिया, पी लेस देन इक्वल टू 7, तभी ये 7 आपका जो है मैक्सिमम बनेगा, ठीक है ना। तो पी के ऊपर कंडीशन आ गई लेस देन 7 और क्यू के ऊपर आंसर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये मेरा आंसर है। उसने आपको कहा था गिव द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, कि सैडल पॉइंट आपका A22 पे आ जाए। तो मेरा आंसर क्या आ गया, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और पी लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है बच्चों। सो दिस इज हाउ वी कैन डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और देख लो बेटा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको। देखिए आपको गेम दे रखा है ये 2 -2 6 और म्यू, ठीक है। और आपको बोला है शो दैट द गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। डिटर्मिनेबल मतलब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, मिन मैक्स वैल्यू मैक्स मिन के बराबर आ रही है, वट एवर द वैल्यू ऑफ म्यू मे बी, ठीक है। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गेम, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। तो हम ना एज यूजुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, फेयर, सैडल पॉइंट, ये कभी भी आ जाए तो मैक्सिमिन प्रिंसिपल लगाना है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम पहले लगा रहे हैं मैक्सिमिन। मैक्सिमिन का मतलब मैक्स को बाहर रखो, मिनिमम ले लो किसका, ईच रो का। तो मिनिमम ऑफ ईच रो आ गया, ठीक है। तो आपने लिखा मैक्सिमम मिनिमम ऑफ ईच रो। फर्स्ट रो का मिनिमम क्या होगा, देखो 2 और 6, जहां मेरी पेंसिल है मिनिमम क्या है 2, तो आपने लिख दिया 2। सेकंड में आ जाओ, देखो -2 और म्यू, मुझे नहीं पता दोनों में से क्या मिनिमम है। आप थोड़ी देर के लिए ना -2 और म्यू दोनों ही लिख लो, हम देख लेंगे जो हमें लेना होगा ले लेंगे, क्योंकि अब की बार ये तो नहीं पता ना सैडल पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। अब मिन मैक्स से AIJ निकालो 2 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा मिन मैक्स क्या आता है, मिन मैक्सिमम ऑफ ईच कॉलम, यही करते हो। तो आपने मैक्सिमम ऑफ ईच कॉलम ले लिया। फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम क्या है मेरा 2 और -2 के अंदर मैक्सिमम है 2। सेकंड में मेरा है 6 और म्यू, तो 6 और म्यू, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो उसने आपसे क्या कहा है कि अगर आप देखो इधर से तो -2 और म्यू से कुछ भी आ सकता था आपके पास, -2 और म्यू कुछ भी। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं म्यू को छोड़ दूं तो मेरा यहाँ पे सैडल पॉइंट मैक्सिमम क्या निकल आएगा, देखो अगर मैं म्यू ना लूं तो 2 और -2 में मैक्सिमम क्या निकलेगा 2, और इधर क्या निकलेगा मेरा मिनिमम में 2 और 6 है, ठीक है। यहाँ पे म्यू को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो मैक्समिन और मिन मैक्स मेरे बराबर हो जाएंगे उसके इसके अंदर, और सैडल पॉइंट मेरा आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, मैक्समिन इक्वल टू मिन मैक्स इक्वल टू 2, ठीक है। इक्वल टू ये मेरा आ जाएगा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट, ठीक है। और मेरी वैल्यू ऑफ द गेम कितनी आ जाएगी 2। तो देखो मेरा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कराने के लिए
मुझे इस म्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं इसको ना भी सोचूं तो भी एग्जिस्ट कर गया मेरा। ठीक है, तो बेटा एक बार देखना पड़ता है ये कि मुझे म्यू रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा। तो मैंने एक बार म्यू को हटा के देखा कि क्या म्यू को हटाने से मेरा सेटल पॉइंट आ रहा है, तो मैंने हटाया तो मेरा आ गया सेटल पॉइंट। अगर आ गया तो मेरा काम खत्म, इसका मतलब म्यू की मुझे जरूरत ही नहीं थी। सो वट एवर बी द वैल्यू ऑफ म्यू मेरा मैक्स मिन मिन मैक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे म्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसी के बगैर मेरा आंसर आ गया। और क्योंकि मेरा मैक्स मिन मिन मैक्स के बराबर आया है तो गेम मेरा स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल भी होता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि कैसे लिखनी है वैल्यू पी की, क्यू की या म्यू की, तो ना आप रख भी लिया करो एक बारी पी और क्यू को, एक बारी हटा भी दिया करो। जो भी वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एक बारी रख के देख लो, एक बारी हटा के देख लो, आपको किससे सुटेबिलिटी आपकी सेट हो रही है, किससे आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन फॉर, कि अगर आपको किसी की रेंज निकालनी पड़ जाए तो आप कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये मैं लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रही हूँ बच्चों। इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ आपको, फाइंड द रेंज ऑफ P and Q so that entry at 2 2 is a saddle point। इसका मतलब क्या है कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे जो एलिमेंट है ना वो आपका सैडल पॉइंट बन जाए। तो 2P7 Q6 3 4 11 4। ठीक है बच्चों, 4 11 4 है। चलो करा ही देती हूँ आपको, होमवर्क में नहीं देती, क्लास में ही करा देती हूँ। देखो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मुझे किसको सैडल पॉइंट बनाना है, 2 2, इसे सैडल पॉइंट बनाना है 6 6। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, पहले मैक्सिमिन लगाते हैं, मैक्सिमिन ऑफ AIJ। तो मैक्सिमम को बाहर रखा। सब बच्चे पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद सॉल्व करना पहले बेटा, और फिर उसके बाद मेरा देखना। पहले आपको होमवर्क में देने की सलाह थी, फिर मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं बच्चों को। चलिए मिनिमम लीजिए हर रो का। देखो पहली रो का मिनिमम 2 है, अगर रखना है साइड में रख लो क्यू भी। ठीक है, सोच लेंगे हटाना है या लगाना है। सेकेंड रो का मिनिमम देखो, सेकेंड रो में मिनिमम या तो 6 आएगा या फिर डिपेंड करता है पी के ऊपर। तो 6 और साइड में थोड़ा सा लिख लो पी, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, नहीं तो हटा देंगे। थर्ड देखिए, थर्ड रो का मिनिमम 3 है। ठीक है, अब उसने मुझे बोला है कि सैडल पॉइंट किसको बनाना है, 6 को ही बनाना है। तो देखो इसके अंदर से मैक्सिमम क्या निकलेगा, मैक्सिमम मुझे 6 ही निकालना है, तभी सैडल पॉइंट बनेगा। इसका मतलब 6 और पी, इसमें कौन मैक्सिमम होना चाहिए था, 6। तो पी के ऊपर क्या कंडीशन आ गई यहाँ पर, सॉरी 6 और पी यहाँ पर है मेरे पास, तो मेरी पी के ऊपर क्या कंडीशन आ गई, पी मेरा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता तो देखिए मेरी फर्स्ट यहाँ वाली रो जो है मेरी, ये P लेस देन 6, ये सॉरी P 6 और 11। ठीक है, इसके अंदर मिनिमम लेती मैं, अगर मेरा P बड़ा होगा तभी 6 मिनिमम आ पाता। ठीक है ना, तो मैंने क्या लिखा, P ग्रेटर देन 6। अगर बेटे किसी बच्चे को बात समझना है कि P 6, ये तो पता चल गया कि P 6 से कंपेयर होगा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि P जो है बड़ा होना चाहिए 6 से या छोटा होना चाहिए। तो आप क्या किया करो, 6 P की वैल्यू अपने मन में सोच लो, एक बारी 6 से बड़ी और एक बारी 6 से छोटी। सपोज कर लो मैंने P की वैल्यू 7 रख ली, तो आप यहाँ पे देखो P की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 7 रखोगे तो 7 6 और 11, इनमें मिनिमम क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे मिनिमम 6 आ गया तो फिर मैं मैक्सिमम उठा लूंगी 6, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैंने P की वैल्यू 6 से छोटी ले ली, सपोज कर लो 5 ले ली, तो मेरा यहाँ पे P 5 होता। तो आप देखो मिनिमम ऑफ ईच रो लेना है, तो जब मैं मिनिमम लेती इसका तो 5 6 और 11 में 5 मिनिमम आ जाता। अगर यहाँ 5 आ जाता तो 2 5 और 3 बन जाता। अगर 2 5 3 होता तो मैक्सिमम 5 आता, फिर मेरा सैडल पॉइंट 6 नहीं बन पाता। तो मुझे पता चला कंडीशन P के ऊपर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की। सबसे अच्छा तरीका होता है बेटे, वैल्यू अपने मन में सोच लो, पहले ये देख लो कंपेयर किससे करनी है। ठीक है, आप देखो दूसरा करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम AIJ। सो मिनिमम ब्रैकेट के अंदर ले गए मैक्सिमम ऑफ ईच कॉलम। ठीक है, अब लो मिनिमम मैक्सिमम लो हर कॉलम का। तो पहले कॉलम देखो, ये रही मेरी पेंसिल, 2P और 7, इसका मैक्सिमम क्या होगा, या तो P होगा या 7 होगा, तो मैंने लिख दिया 7 और P। ठीक है, सेकंड में आ जाओ, मेरा मैक्सिमम क्या है, Q 6 और 3। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम क्या है मेरा, या तो Q होगा या 6 होगा। ठीक है ना, और 6। अच्छा एक ये देखो हमारे पास ऊपर कंडीशन निकल चुकी है, P ग्रेटर देन 6 है, तो अब ये ग्रेटर देन 6 में तो बहुत सारे नंबर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मुझे दोनों लिखने पड़ गए। अब थर्ड में देखो
मैक्सिमम थर्ड कॉलम में क्या है 11, तो मैंने लिख दिया 11। अब देखो मुझे आंसर बाहर क्या निकालना है 6 निकालना है, क्योंकि उसने लिखा है कि सैडल पॉइंट 6 को बनाना है, 2 पोजीशन पे 6 है ना, तो उसको बनाना है। तो इससे तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको तो छोड़ दो, क्योंकि मुझे आंसर 6 का निकालना है। तो मैं इसको देखूंगी Q और 6 के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मैंने Q और 6 लिख दिया, 6 और Q लिखना था, 6 और Q। मुझे अब देखना है Q पे क्या कंडीशन हो। तो बेटा ये तो पता चल गया कि 6 और Q को कंपेयर करना है। अब Q या तो लेस देन इक्वल टू 6 होगा या Q ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। कैसे डिसाइड करें? एक बारी Q को लेस देन 6 ले लो, सपोज कर लो 5 ले लिया मैंने, Q की वैल्यू 5 ले ली। अब देखो क्वेश्चन में Q की वैल्यू 5 डालो जरा एक बारी, ये देखो अगर मेरा Q 5 है तो जब मैंने मैक्सिमम ऑफ ईच कॉलम लिया तो मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा 6 आ रहा है तो ठीक है, मुझे भी आंसर 6 ही चाहिए, तो ये तो मेरी सेट हो गई बात। अगर मैंने Q ग्रेटर देन 6 ले लिया, सपोज कर लो Q की वैल्यू मैंने ले ली 7, तो देखो क्वेश्चन में Q को 7 डाल दो, तो 7, 6 और 3 में मैक्सिमम क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर 7 आ गया तो मेरा सैडल पॉइंट 6 पर नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन मेरी रूल आउट हो गई, ये नहीं हो सकती, ये वाली कंडीशन मेरी सही बैठ रही है। तो मैं क्या लिखूंगी, Q के ऊपर क्या कंडीशन आ गई, Q लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो साइड में ना ऐसे हिट एंड ट्रायल करके देख लिया करो। तो मेरा आंसर क्या आ गया, P ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड Q लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है बच्चे, ये मेरा आंसर है, P ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और Q लेस देन इक्वल टू 6, देन द सैडल पॉइंट विल एग्जिस्ट एट A22 पोजीशन। ठीक है बच्चों, सो आई एम वाइंडिंग अप माई लेक्चर हेयर। आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो तो उस बुक के अंदर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना इस तरीके के, और रूल ऑफ डोमिनेंस के। थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों रूल ऑफ डोमिनेंस में ये देखने में कि कौन सी रो एक्सीड कर रही है और कौन सी कॉलम एक्सीड कर रहा है, बट हो जाता है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा करना। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।